दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई, पीएससी या किसी अन्य पीईबी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश जीके तथा करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा सटीक नोट्स तैयार किए गए हैं, जिनकी सहायता से एक ही दृष्टि में सभी फैक्ट को आप कवर कर पाएंगे। यदि आप नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। कृपया लिंक पर क्लिक करने के बाद अच्छी तरह से दी गई जानकारी को पढ़ लें, ताकि नोट्स को लेने में आपको कोई भी असुविधा न हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक एकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश के अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सीरीज होने वाली है वो एमपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, जो आपकी परीक्षा अभी आने में वाले समय में होने वाली है। इसके बाद में यदि आप मध्य प्रदेश पीएससी का फॉर्म भरे हैं, एमपीएसआई या पीईबी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये अति महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। यह सीरीज का पहला पार्ट होगा, जिसमें हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी तरह से मैं पार्ट वाइज वीडियोस को लेकर आता रहूंगा आप लोगों के समक्ष, और हम उसमें क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। ये वीडियो आपको प्रातः रोज 7 बजे मिलेगी, 7 बजे सुबह, ठीक है। तो आप लोगों को 7 बजे ये चैनल पर वीडियो करेक्ट डल जाएगी। इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर क्लियरली बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं सभी चीज़ों को कवर करूंगा, सभी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू को कवर करूंगा, और जो जो फैक्ट अति महत्वपूर्ण होंगे उसके साथ में वहीं एमसीक्यू के साथ आप लोगों को बताऊंगा, ताकि अन्य प्रश्न अगर बनते हैं संभावित, तो वो भी वहां से सब कुछ कवर हो जाए। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है, जिसको लेकर के मैं सीरीज आपके सामने आ रहा हूँ। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, तो इस संभावना को ये ज़्यादा बढ़ाएगा कि इस ये वीडियो सीरीज जो है वो कंटिन्यूसली आप लोगों को मिलती रहेगी, और एक बहुत अच्छे लेवल से मध्य प्रदेश की जीके की तैयारी आपकी हो जाएगी, जो कि लगभग 10 से 12 नंबर आपकी परीक्षा में कवर करेगा, ठीक है। तो चलिए लेते हैं पहला प्रश्न और स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? तो धूपगढ़ जो है मेरे दोस्त, वो महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, महादेव पहाड़ी पर स्थित है। अगर मैं धूपगढ़ की बात करूं, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की अगर देखें, तो सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और ये महादेव पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। इसके बाद अगला देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारण किस नदी द्वारा की जाती है? तो मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा का निर्धारण है, ठीक है, अगर मैं मध्य प्रदेश का थोड़ा सा गंदा सा नक्शा बना दूं, ठीक है, तो अगर मैं मध्य प्रदेश का नक्शा बनाऊं, तो ये वाला जो सीमा होता है, ये उत्तरी सीमा है, तो ये कौन सी नदी निर्धारित करती है? तो चंबल नदी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा चंबल नदी, और चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, धसान मध्य प्रदेश जेल प्रेरी में किसकी सहायक नदी है? तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि किसकी सहायक नदी है। चलिए मैं बता देता हूँ फिर भी, ये बेतवा की सहायक नदी है, ठीक है। दसान जो है वो बेतवा की सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है, यहीं से याद रख लीजिए। कमेंट में आप कुछ लोग फिर देखते नहीं है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा गया है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी मैंने बताया धूपगढ़ जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1350 मीटर है। मेरे दोस्तों, ऊंचाई 1350 मीटर है, आपसे धूपगढ़ पूछा गया है। अब ये किस सतपुड़ा श्रेणी में किस पर्टिकुलर एरिया का हिस्सा, ये आपसे पूछा गया था जैसे कि, तो ये महादेव पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों ही प्रश्न आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। लम्हेरा हिल्स कहाँ स्थित है? तो लम्हेरा हिल्स जो है वो जबलपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन होगा बी सही। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, सी होगा, यानी कि 10 जिले जो है राजस्थान की सीमा को छूते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं मध्य प्रदेश का नक्शा फिर से ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, नक्शे पे मत जाइएगा मेरे दोस्त, ठीक है, थोड़ा सा नक्शे में जो भी है। अब यहाँ पे देखिए, ये उत्तर हो जाएगा आपके पास में, ये उत्तर हो जाएगा, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये पश्चिम हो गया। तो उत्तर में मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान, और अगर बात करें तो यहाँ पर जो होगा वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी। तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से उत्तर में इन दो राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। पूर्व में मध्य प्रदेश की जो सीमा होगी वो छत्तीसगढ़ से लगेगी, सीजी छत्तीसगढ़ से। दक्षिण में इसकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है, और पश्चिम में इसकी सीमा गुजरात से लगती है। इस प्रकार 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। सबसे कम सीमा मध्य प्रदेश की गुजरात राज्य से लगती है। मतलब सबसे कम जिलों की अगर बात करें कि किस
किस किस राज्य से मध्य प्रदेश के सबसे सर्वाधिक जिले लगते हैं और किस राज्य से मध्य प्रदेश के न्यूनतम जिले लगते हैं, तो सबसे अधिक जिले जो है मध्य प्रदेश राज्य के वो उत्तर प्रदेश से लगते हैं जो कि 14 है। ठीक है, सबसे कम जिले मध्य प्रदेश के गुजरात से लगते हैं जो कि सिर्फ 2 है। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से 2 जिले हैं वो भी बता देता हूँ, वो होंगे झाबुआ और अलीराजपुर। इसके बाद में राजस्थान से मध्य प्रदेश के 10 जिले लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के 9 जिले लगते हैं और छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के 6 जिले टच करते हैं। ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए पूर्व में कौन कौन से राज्य हैं, कौन सा राज्य है मध्य प्रदेश के, तो छत्तीसगढ़ होगा, पश्चिम में गुजरात है, दक्षिण में महाराष्ट्र है और उत्तर में राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से उन राज्यों के जोड़े को चुनिए जिन्हें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक और न्यूनतम जिले स्पर्श करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया सर्वाधिक जिले मध्य प्रदेश के यूपी को यानी कि 14, यूपी से 14 और गुजरात से न्यूनतम यानी कि 2 जिले स्पर्श करते हैं। तो ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है, तो मध्य प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का भाग है भूवैज्ञानिक दृष्टि से। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगला देख लेते हैं, चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है। तो चंबल की जो घाटियां हैं, जो बीहड़ का निर्माण हुआ है, वो कौन से अपर्दन के कारण हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा गली अपर्दन। ये मध्य प्रदेश पीएससी 2009 में प्रश्न पूछा गया था। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांश के निकटतम है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है, ये इलाहाबाद के नैनी से निकलती है और अगर मैं बात करूं तो सिंगरौली के सबसे समीप से गुजरती है। अब आप कहेंगे सिंगरौली कहाँ है, तो फिर से अगर मैं मध्य प्रदेश का ऐसे निर्माण कर दूं, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है सबसे, अगर पूर्वी जिले की बात करें मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, तो वो है सिंगरौली। ठीक है भाई, और सिंगरौली के यहाँ जस्ट समीप से ये मानक रेखा निकलती है 82.5 डिग्री। तो आपसे ये पूछा गया है कि 82.5 डिग्री जो ये रेखा निकलती है, समय रेखा, मानक समय रेखा, इसके सबसे समीप जिला कौन सा है। थोड़ा सा प्रश्न को घुमा के पूछा गया है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ कहीं रीवा पड़ता है, तो रीवा सबसे समीप पड़ेगा इन सब जिलों में से, क्योंकि सागर इधर पीछे कहीं होगा, उज्जैन यहाँ कहीं है, होशंगाबाद यहाँ नीचे है। ठीक है, तो ये दूसरे जो जिले हैं वो बिल्कुल इससे दूर हैं और रीवा सबसे पास में, तो इसका सही उत्तर होगा रीवा। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अच्छा, पूर्वी जिला सिंगरौली है, तो पश्चिम में कौन सा पश्चिमी जिला जो देखे मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वो होगा अलीराजपुर। अलीराजपुर की बात निकली तो मैं बता देता हूं कि साक्षरता दर मध्य प्रदेश की सबसे कम यहाँ पर है, सबसे कम साक्षरता दर मध्य प्रदेश की अलीराजपुर। सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो जबलपुर। अगर मैं बात करूं उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो ये होगा भाई मुरैना, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे दक्षिणी जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो यह होगा बुरहानपुर। ठीक है, ये चारों पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य से नहीं मिलती, तो मध्य प्रदेश की सीमा अगर देखें तो मैंने आपको बताया 5 राज्यों से मिलती है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और उड़ीसा से इसकी सीमा नहीं मिलती, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी वाला। अगला देखते हैं, पटवारी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है। तो मध्य प्रदेश के, यदि मैं मेरे मित्र अगर मैं बात करूं पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है, अभी मैंने आपको बताया गुजरात राज्य पश्चिम में पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है। तो भारत में मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्रफल के आधार पर जो है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये दूसरे स्थान पर होगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के पहले की अगर बात करें, मतलब कि 1 नवंबर 2000 के पहले की बात करें, सन 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्थान था, फर्स्ट प्लेस था। छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद में ये स्थान जो हो गया वो दूसरा हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करके आप तिलक एकेडमी और ऋषभ पांचाल की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य आता है, ये आपको देखना है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश का कौन सा भाग ऐसा है जहां पर सबसे अधिक ऊंची चोटियां है, तो आपको पता है सतपुड़ा वाला भाग जो है यहाँ सबसे अधिक ऊंची चोटी है, क्योंकि 1350 मीटर जो धूपगढ़ है वो भी सर्वाधिक ऊंची चोटी यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो किस तरह से आपको लग रही है। मतलब अगर आप कुछ और इसमें चाहते हैं कि कुछ और ऐड ऑन किया जाए तो भी आप कमेंट कीजिएगा। आपकी कमेंट का ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगा और उसे उसमें
संशोधन भी करूंगा अगर कुछ वीडियो में आवश्यकता लगी तो। चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो नर्मदा नदी कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो देखिए ये जो नर्मदा है ना, फिर से मैं अगर नक्शा बना लूँ मध्य प्रदेश का थोड़ा सा ऑड सा, तो ये यहाँ पे दो पर्वत श्रृंखला ऐसी पैरेलल चलती है, एक है विंध्याचल और एक है सतपुड़ा। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है नर्मदा नदी, ठीक है भाई, तो ये नर्मदा नदी बहती है। दूसरी बात, यहाँ से अमरकंटक से अगर देखें तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, इसके साथ में और भी नदियां यहाँ से निकलती है जैसे कि सोन और जोहिला, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो नर्मदा घाटी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है, इसका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? तो नर्मदा घाटी जो है मेरे दोस्त भ्रंश घाटी का उदाहरण है, यानी कि ये रिफ्ट वैली का उदाहरण है। रिफ्ट वैली भी आपसे ऑप्शन में दिया जा सकता है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि कौन सी परीक्षाओं में प्रश्न पहले पूछे गए हैं, तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है। बहुत ईमानदारी से मैं आप लोगों के लिए प्रश्नों को कलेक्ट करके लेकर आ रहा हूँ और गारंटी में देता हूँ कि आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, और जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ वो भी आपकी बहुत मदद करेंगे। अगला देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ? तो मध्य प्रदेश का जो गठन है वो राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर हुआ, और राज्य पुनर्गठन आयोग के अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो थे फजल अली। कब बना? तो 1953 में बना राज्य पुनर्गठन आयोग। चलिए तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार की अगर बात कर ली जाए तो मालवा का पठार है। मैं इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो मालवा का पठार की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के भूभाग का 28.62 लगभग 28.62% जो भाग है वो मालवा का पठार में आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा पठार जो है मालवा का पठार है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल यानी कि एरिया के पर्सपेक्टिव से। पठार का मतलब प्लेट्यू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और जानकारी अगर मैं बात करूं तो मालवा का जो पठार है आपका, उसे गेहूं का भंडार भी कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गेहूं का भंडार किसे कहा जाता है? तो मालवा के पठार को गेहूं का भंडार कहा जाता है, पूछा गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मैं बता ही चुका हूँ। इसकी जलवायु जो है ना वो सम है, सम जलवायु वाला पठार है मालवा का पठार। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप इसलिए ध्यान रखिए कि इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के उद्गार से निकले हुए लावा से हुआ है, ठीक है। तो मालवा के पठार का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी के उद्गार से निकले हुए लावा से हुआ है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता? महाराष्ट्र राज्य के साथ कौन से जिले की सीमा नहीं लगती? बैतूल, बुरहानपुर, बड़वानी या देवास? तो देखिए ये तो सब नीचे बाउंड्री पे आते हैं दक्षिण में, देवास कहीं बीच में आता है हमारा, तो इसका सही उत्तर होगा देवास। देवास की सीमा जो है वो महाराष्ट्र से नहीं लगती, और बैंक नोट प्रेस जो है बीएनपी वो देवास में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, करेंसी नोट छापने का जो कागज को छापने का जो कारखाना है वो कहाँ स्थित है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगा। आगे बढ़ जाते हैं, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है? तो मध्य प्रदेश के मैंने जैसे आपको बताया जो मालवा का पठार है उसे कर्क रेखा दो भागों में विभाजित करती है, तो इसका सही उत्तर होगा मालवा का पठार। चलिए मैं पठार का थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ शॉर्ट, ताकि आपके पास में कोई भी प्रश्न ऐसा अगर आ जाए इससे रिलेटेड तो आपका छूटे नहीं, ठीक है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का फिर से मैं नक्शा बना लेता हूँ इस तरह से कुछ, ठीक है, ये थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का अगर मैं कुछ नक्शा बनाऊँ, है ना, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा भाई, ठीक है। चलिए ठीक है, आप एज्यूम कर लीजिएगा ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। तो अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के नक्शे की, तो यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है ये मालवा का पठार होगा, है ना। इसके बाद में अगर मैं इसी तरह को इस हिस्से को इस तरह से मैं कुछ आगे बढ़ा दूं यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला जो हिस्सा है वो नर्मदा सोन घाटी है। ये जो मैंने गली आपको बना के दी है ये मालवा का पठार है, ये नर्मदा सोन घाटी है। इसके बाद में ये वाला जो हिस्सा होता है जो ये मुरैना, भिंड वगैरह, श्योपुर वगैरह लगता है, तो इसे हम कहते हैं इस तरह से, यहाँ मध्य भारत का पठार है, ये वाला मध्य भारत का पठार होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से एक हिस्सा निकला हुआ है मध्य प्रदेश का जो कि बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। अगर मैं बात करूँ यहीं पे पास में इस तरह से एक हिस्सा है जो कि विंध्याचल कगारी प्रदेश कहा जाता है, या फिर विंध्य का पठार भी इसे रीवा पन्ना का पठार कहा जाता है, याद रखिएगा रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला पर्टिकुलर एरिया, इसे हम कहते हैं बघेलखंड का पठार। क्या कहते हैं? बघेलखंड का पठार। और ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया बचा हुआ है इसे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी कहा जाता है। तो ये आप चीज़ें याद रख सकते हैं।
भविष्य में अगर कुछ प्रश्न हमारे बनते हैं इस तरह से और रिलेटेड आगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैप की सहायता से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैप बताऊं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए एक प्रॉपर मैप में। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, बाकी आगे हम मैप में भी डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो पचमढ़ी है वो महादेव पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही स्थित है, और ये जो है होशंगाबाद में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये महादेव पहाड़ियों में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ग्वालियर का किला है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ओंकारेश्वर मंदिर भी है, सोमनाथ मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, संगमरमर की चट्टान के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये आपको सभी को पता है, ये जबलपुर प्रसिद्ध है। भेड़ाघाट अगर देखें तो वहाँ संगमरमर की चट्टानों के लिए वो फेमस है और बहुत ही प्यारी जगह है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात भी जो है वो वहीं पड़ता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा मैदान के मैदान में है? माफ कीजिएगा, यहाँ पे उत्तर आपको पहले ही दिख गया, तो आपको पता है सिंधु गंगा के मैदान में कौन सा शहर है मध्य प्रदेश का? तो ये होगा ग्वालियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना किस तारीख को हुई? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। पुनर्गठन से पहले भोपाल राज्य क्या था? तो भोपाल राज्य जो है वो पार्ट सी स्टेट का एक भाग था। मैंने पुनर्गठन पर एक वीडियो बनाया है मध्य प्रदेश के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा, अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो पुनर्गठन से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं। पुनर्गठन के समय ली गई सिरोंज तहसील किसका हिस्सा बनी? तो सिरोंज तहसील जो है वो विदिशा का हिस्सा बनी है, इसका सही उत्तर होगा विदिशा। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे? देखो, मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ का गठन हो गया था, तो गठन के बाद में जब छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गया अपने 16 जिलों को लेकर के, तो देखो कंडीशन ये थी कि 1998 में मध्य प्रदेश में 16 जिले बने थे, और 16 जिले बनने के बाद मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या हो गई थी 61। फिर क्या हुआ कि 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हो गया 1 नवंबर 2000 को, ये आपको ध्यान रखना है, 1 नवंबर 2000 को, तो 16 जिले छत्तीसगढ़ में वापस चले गए। तो अगर इसमें से 16 को आप घटा देंगे 61 में से, तो कितना बचेंगे? 45। तो 45 जिले जो थे वो मध्य प्रदेश में बचे थे कब? छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के बाद में। तो 45 जिले और 9 संभाग बचे थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इस पे, और दोनों पे एकदम गिठान लगा के याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद में मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग बाकी रह गए थे, शेष रह गए, तो इसका उत्तर होगा ए 45 जिले। आगे बढ़ जाते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है। सबसे लास्ट में जो जिला बना है वो निवाड़ी बना है। ठीक है, निवाड़ी जो है वो टीकमगढ़ से अलग होकर बना है दोस्त। ठीक है, तो टीकमगढ़ से अलग होकर ये निवाड़ी जिला बना है, और ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से और एरिया की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है और 52वां जिला है। 1 अक्टूबर 2018 को इस जिले का निर्माण किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश के 2003 में नवनिर्मित जिले में कौन सा शामिल है? तो 2003 में, ठीक है, तो अगर मैं एग्जैक्ट डेट की आपसे बात करूं कि 2003 में कौन सा जिला आपके पास में बनाया गया है, तो मैं एग्जैक्ट डेट आपको बता देता हूं, 15 अगस्त 2003 में 3 नए जिलों का गठन किया गया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, वही क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में 2003 में नवनिर्मित जिलों में कौन सा शामिल है। तो पहले इसका उत्तर देख ले, चलो पहले मैं जिले बता देता हूँ कि 3 जिले कौन से बने थे और किससे बने थे। तो सबसे पहले अशोकनगर गुना से बना था, तो 2003 15 अगस्त 2003 को गुना से अशोकनगर बना। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, है ना। उसके बाद में खंडवा से बना बुरहानपुर, और आपका शहडोल से बना अनूपपुर। तो ये 3 नए जिले 2003 में बने थे, जो कि 15 अगस्त 2003 को बनाए गए थे। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में ये तीनों कट गए, सही ऑप्शन हो जाएगा बुरहानपुर, जो कि खंडवा से अलग होकर बना था। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ जाते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि बुरहानपुर जो है वो क्या है, सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में नवनिर्मित जिलों में कौन सा शामिल है? तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में जो नवनिर्मित जिले हैं उसमें से कौन सा शामिल है, ये आपको बताना है।
तो मैं आपको बता देता हूँ कि सीधी और अलीराजपुर और सिंगरौली दोनों ही जिले 2008 में बने थे। तो झाबुआ से बना था अलीराजपुर और सीधी से अलग होकर सिंगरौली बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए और बी दोनों होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश का नव स्थापित 52वां जिला कौन सा है? तो मैंने आपको बता दिया, इसका उत्तर होगा निवाड़ी। आगे बढ़ जाते हैं। नवीनतम गठित जिला निवाड़ी का मूल जिला कौन सा है? टीकमगढ़ से अलग होकर बना है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा था आपको, तो मैं फिर से आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ बता देता हूँ कि भैया ये निवाड़ी से अलग होकर बना हुआ है, सॉरी टीकमगढ़ जो है वो निवाड़ी जो है वो टीकमगढ़ से अलग होकर बना हुआ है, माफ़ कीजिएगा। 1 अक्टूबर 2018 को ये जिला बना। इसके बाद में यहाँ पर विधानसभा सीटें भी ध्यान रख लीजिए आप। विधानसभा जो सीट है निवाड़ी से वो 2 है मेरे दोस्त। ठीक है, 52वें जिले के रूप में इसे गठित किया गया। इसके बाद में और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि ये जो जिला है वो सागर संभाग के अंतर्गत आएगा। इसके पहले सागर संभाग में 5 जिले हुआ करते थे, इसके आने से सागर संभाग में जिलों की संख्या 6 हो गई है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। आप चाहें तो इसके पहले कलेक्टर भी याद रख सकते हैं। फर्स्ट जो कलेक्टर है जो इसके बने हैं वो बने हैं अक्षय कुमार सिंह। तो आप अक्षय कुमार बड़ी फेमस पर्सनालिटी है, उनके नाम से इसे याद रख सकते हैं कि अक्षय कुमार सिंह जो है वो पहले यहाँ के कलेक्टर बने। और अगर पहले आईपीएस आपसे पूछा जाए, यानी कि पुलिस अधीक्षक अगर पूछा जाए यहाँ की कौन बनाए गए, तो वो मुकेश कुमार श्रीवास्तव बनाए गए। ये भी आप याद रख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनता है कि जो ओरछा है, जो कि एक अगर देखें तो पर्यटन स्थल है, वो अब निवाड़ी का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, जो कि टीकमगढ़ में पहले लगता था, लेकिन अब निवाड़ी के बनने के बाद ये निवाड़ी का एक हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी फेमस चीज़ें थी ओरछा में, जैसे कि राजा राम का मंदिर हो गया, जहांगीर महल हो गया, ठीक है, उसके बाद में ये जो मेन चीज़ें थी है ना, जहांगीर महल मेन करके, ये सब अब कहाँ चले जाएंगे? निवाड़ी के अंदर चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा जिला युग्म कौन सा है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का होना चाहिए। तो वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला युग्म कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा छिंदवाड़ा और सागर मेरे दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी? तो मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या जो थी वो 43 थी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तब कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 43 थी। ये आपको ध्यान रखना है भाई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्न समितियां जिलों के पुनर्गठन से संबंधित है। कौन कौन सी समिति जिले के पुनर्गठन से संबंधित है? बी आर दुबे समिति, सिंहदेव समिति। तो ये दोनों ही समितियां जो हैं पुनर्गठन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ये होगा अलीराजपुर, सबसे पश्चिमी जिला। आगे बढ़ जाते हैं। अलीराजपुर किस जिले से पृथक करके बनाया गया? मैंने बता दिया, झाबुआ से अलग होकर बना। कब बना ये आप कमेंट करके फिर से मुझे बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश का 50वां जिला बना? तो मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन सा बना, ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर और दे देता हूँ कि अगर मैं बात करूँ, दो चीज़ याद रखिएगा। 49वां जिला, जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, चलिए मैं ही बता देता हूँ, 2008 में झाबुआ और अलीराजपुर जिले 2 बने थे। ठीक है मेरे दोस्त, तो 49वां जिला जो बना था वो अलीराजपुर बना था। 49वां जिला जो है वो अलीराजपुर था, जो कि झाबुआ से अलग होकर बना था। और 24 मई 2008 को सीधी से अलग होकर सिंगरौली बना था, जो कि इसका 50वां जिला था। तो आपसे कौन सा पूछा गया देख लीजिए। तो 50वां जिला पूछा गया तो सिंगरौली होगा, जो कि सीधी से अलग होकर बना था। और 49वां अगर पूछा जाए तो अलीराजपुर होगा, जो कि झाबुआ से अलग होकर बना था, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 52वां जिला निवाड़ी आपको पता ही है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया? तो नर्मदापुरम जो संभाग है वो प्रदेश का 10वां संभाग, माफ कीजिएगा नर्मदापुरम नहीं होगा, ये शहडोल होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ कि कौन सा संभाग भाई 10वां संभाग बना, तो ये जो होगा शहडोल संभाग जो है वो 10वां संभाग बना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सिर्फ सही उत्तर होगा, ये हो जाएगा आपके पास में ए, शहडोल संभाग, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से शहडोल संभाग जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है, ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के बाद में 9 संभाग और 45 जिले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। होशंगाबाद संभाग का नया नाम क्या रखा गया है? तो होशंगाबाद संभाग का नया नाम बदल करके नर्मदापुरम संभाग रख दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं।
मध्य प्रदेश का नया संभाग नर्मदापुरम किस तिथि को अपने अस्तित्व में आया? तो इसका जो सही उत्तर होगा मेरे दोस्त, वो बना था, ये संभाग बना था 27 अगस्त 2008 को। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 27 अगस्त 2008। चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुरैना जिले में है। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे सबसे छोटा संभाग चंबल है। नहीं भाई, चंबल नहीं है। शहडोल संभाग जो होगा वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ मिलती है? तो विभाजन के बाद में मध्य प्रदेश के राज्य की सीमाएं जो है 5 राज्यों से मिलती है। विभाजन के पहले अगर पूछा जाए तो वो 7 राज्यों से मिलती थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले हैं? तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद में कितने जिले थे? तो भाई ये मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात जो थे वो 45 जिले बचे थे, मैंने आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ जाते हैं, इसका ऑप्शन ए हो गया। वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश में नए बनाए गए जिलों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में 1998 में 16 जिले बने थे, अभी मैंने वीडियो में थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो इसका सही उत्तर होगा 16। उसके बाद में 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ, 16 जिले वहां चले गए, फिर से कितने हो गए जिले? 45 हो गए, संभाग 9 हो गए। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ? तो वो हुआ था 1 नवंबर 1956। इसी दिन मध्य प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। मध्य प्रदेश गान जो है उसके लेखक, मध्य प्रदेश गान के लेखक अगर बात की जाए महेश श्रीवास्तव है। ठीक है, सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है, इस तरह से मध्य प्रदेश गान गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है? तो देखिए, राजगढ़ भोपाल में है, विदिशा भोपाल संभाग में, सीहोर भोपाल संभाग में है, और देवास जो है वो उज्जैन संभाग का हिस्सा है, तो ये भोपाल संभाग में नहीं आता, तो इसका सही उत्तर होगा ए। तो दोस्तों ये जो संभाग वाली टेबल है, ये जो 10 संभाग में कौन कौन से जिले हैं, एक बार वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अधिकतर प्रश्न उठाकर पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार से। ये 2016 में आपका प्रश्न पूछा गया था, तो इस बार भी हो सकता है पूछा जाए। यह सीरीज आपको कैसी लगी? मतलब ये इसका पहला पार्ट था, तो पहला पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ यहाँ पर एडिशन हो जाए तो हम लोग वो भी करने का प्रयास करेंगे। मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, पूरा मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटे से छोटा बने, जानकारी अधिक से अधिक मिले और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद हो, बीच में आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, जो भी बातें करना हो या तो पहले हो जाए या फिर वीडियो के लास्ट में हो जाए। आप हमारी सहायता कर सकते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करके। फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो है। जल्द ही मैं इस वीडियो का जो PDF है वो भी अपने चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा, वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड करने के लिए तुरंत आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाइएगा, तिलक अकेडमी सर्च करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, मध्य प्रदेश GK के अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं, जो कि शुरुआत में वीडियो के मैंने बताया, MP GK और MP करंट अफेयर के, तो बहुत शानदार नोट्स, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट टेबल के फॉर्म में फैक्चुअल नोट्स मैंने बनाए हैं, जिससे कि आपको सटीक जानकारी मिल पाए। उतना ही आप पढ़ें जितना कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है वो सारी आपको के माध्यम से कवर हो जाए। चाहे MP GK की बात हो या करंट अफेयर की बात हो, तो MP GK और MP करंट अफेयर के दोनों के सेपरेट नोट्स हमने बनाए हैं। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। परचेस करने से पहले एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, दी गई जानकारी को अच्छे से पढ़ लें। आप परचेस करने से पहले जैसे ही पेमेंट करते हैं, तो जब आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट पेज से हटे ना, उसी पर बने रहें जब तक कि आपको नोट्स को डाउनलोड करने की लिंक नहीं मिल जाती। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों की कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं सीरीज को। चलिए बाय। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस कीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी दी गई लिंक के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। यदि आप अपना सहयोग चैनल को किसी भी माध्यम से प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप पेटीएम या किसी UPI माध्यम के थ्रू 8319645514 पर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।